अभी तक जो है हमने पढ़ा था कि जो लेखक है वो डांडे के स्थान पर जाता है और वहां से जो है वो घोड़े पर सवार होकर डांडे की चढ़ाई करते हैं और उतरते समय जो है लेखक का जो घोड़ा है वो बिल्कुल सुस्त है, वो बहुत धीमे चल रहा है और जो है थका लेखक सोच रहा है कि थकावट के कारण ऐसा है और उसे मारना नहीं चाहता और धीरे धीरे क्या होता है कि वह पिछड़ गया है, वो पीछे रह गया, उसके जो दोस्तों का था झुंड था उनसे पीछे रह गया, किसका? राहुल सांकृत्यायन जी का घोड़ा। तो एक यदि क्या हुआ कि दो रास्ते निकल रहे थे, तो जो लेखक सही रास्ते पर जाना था तो वो गलत रास्ते पर निकल पड़ता है और 1 डेढ़ मील जाने के बाद उसे पता चलता है कि वह गलत रास्ते पर है और उसके बाद जो है वह फिर वापस आता है। इस प्रकार जो है लेखक का जो है काफी समय लग जाता है। 4-5 बजे के करीब जो है वह गाँव में पहुँचा था और जो सुमति है उसका मित्र वह उसका इंतज़ार कर रहा था। सुमति कहता है कि कुछ तो कहता है कि मंगोल भिक्षु वैसे ही लाल होते हैं और को कुछ जो है गुस्से के कारण सुमति इसके बाद जो है वो जल्दी ही शांत हो जाता है। अब हम चलते हैं बेटा पेज नंबर 28 पे। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। तो कहता है लेखक कि हम जो है अब कहाँ पर पहुंच गए थे? तिंगरी विशाल मैदान में, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू है तिंगरी, जिसमें दूर एक छोटी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी। गिरी होता है पहाड़। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। तो कहता है कि जब हम टिंगरी पहुंचे तो जो सुमति है उसके यजमान थे वहां पर, जिनकी जो है घर वो गंडे वगैरह देकर आता था। गंडे मीन्स मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा जो है उसको कहते हैं गंडा। तो कहता है उसके बहुत सारे यजमान थे जो उस मंगोल भिक्षु को मानते थे, जैसे हमारे यहाँ पर पंडित होते हैं वैसे ही। तो कहता है बहुत सारे घरों में जो है उसका आना जाना था। तो कहता है कि मैंने सोचा कि यह तो यहाँ गंडे बांटने में हफ्ता भर लगा देगा, यानी कि 1 वीक लगा देगा। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। कहता है कि यदि तुम्हारी यही इनकम का सोर्स है कि तुम गांव गांव जाकर गंडे बांटोगे, शायद तुम 1 वीक लगा दोगे, तो तुम जिस गांव में हम ठहरेंगे उसी गांव में गंडे बांट देना, ताबीज बांट देना, और बाकी जो है इसके लिए मैं जब लहासा पहुंचूंगा तो तुम्हें पैसे दे दूंगा। सुमति ने भी यह बात एक्सेप्ट कर ली, स्वीकार कर ली। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया मतलब भार वाहक, जो भार ढो सके, लेकिन कोई न मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था। फिर हम सोच रहे थे हमारा कोई बैग वैग वगैरह ले ले, लेकिन हमें कोई भी ऐसा नहीं मिला, जैसे कुली टाइप। तो फिर कहता है यदि हम सवेरे ही वहां से निकल लेते तिंगरी से तो अच्छा था, लेकिन जब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट क्या होता है? माथा। और पीछे का कंधा जो है बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे। क्या किया जब हमें कोई भी भार वाहक नहीं मिला, हम
हमने अपनी पीठ पर जो है अपनी-अपनी चीज़ लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। जो सुमति था उसके परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी जो है मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। इसलिए सुमति ने कहा कि मुझे किसी आदमी से मिलना है, इसलिए हम शेखर विहार की ओर चलते हैं। की ज़मीन बहुत अधिक छोटे-बड़े कारीगरों में बटी है। जो ज़मीन है उस पर छोटे-बड़े कारीगर जो है काम करते हैं। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। जो बड़ी-बड़ी जागीरें हैं बेटा, जो बड़े-बड़े उनके खेत हैं, तो उनका जो है उनकी जो जागीरदार हैं वो जो है मठों के अधीन है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। यानी कि जो भूमि के खेती के जो उपजाऊ टुकड़े हैं बड़े-बड़े, तो उनका जो हिस्सा है वो ज़्यादातर में है। यानी कि जो भूमि है वो मठों के अधीन है ज़्यादातर। अपनी-अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। कि जो जागीरदार है वहाँ पर वो खेती खुद करता है और मज़दूर जो है उसे फ्री के मिल जाते हैं, जिसके लिए मज़दूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार मतलब उनको मज़दूरी नहीं देनी पड़ती। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीरदारियों के लिए राजा से कम नहीं होता। कि कोई भी भिक्षु जो है देख-रेख के लिए इस खेती की भेज दिया जाता है और फिर जो है वो जो भिक्षु है उसका जो स्थान है राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती की के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। जो शेखर विहार था बेटा, शेखर विहार की खेती के जो मुखिया भिक्षु थे नमसे, वो बड़े ही जेंटलमैन थे। क्या नाम था उनका? नमसे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालाँकि उस वक़्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख़याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें शेखर विहार की बात कर रहा है लेखक, जिसमें कुंजर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो कहता है कि यहाँ पर एक मंदिर था शेखर विहार में और उसमें क्या था कि बुद्ध की जो है अनुवाद की हुई, बुद्ध के वचनों का अनुवाद की हुई, हाथ से लिखी हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी। तो मेरा आसन भी वहीं लगा मंदिर में। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। जो पोथियाँ थी, वो बड़े मोटे कागज में अच्छे अक्षरों से लिखी गई थी। एक-एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी कि एक-एक जो पोथी है, वो 15-15 किलो की थी। यानी कि बहुत बड़े-बड़े ग्रंथ टाइप थे। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। सुमति ने फिर मुझे पूछा सुमति ने फिर मुझे पूछा सुमति ने फिर मुझे पूछा कि मैं अब कि क्या मैं अब जो है अपने यजमानों के यहाँ जा सकता हूँ? तो मैं अब जो है पुस्तक पढ़ने में रम गया था क्योंकि मुझे बुद्ध की जो है पोथियाँ मिल गई थी। अब मैं पुस्तक पढ़ने में रम गया था, तो अब मुझे जो है सुमति को जाने की मैंने आज्ञा दे दी, कह दिया कि तुम चले जाओ क्योंकि मैं जो है इनको पढ़ूँगा। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गाँव वहाँ से बहुत दूर नहीं था, यानी कि जो तिंगरी है, वो शेखर विहार से ज़्यादा दूर नहीं था। हमने अपना-अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। देखिए कौन थे भिक्षु नमसे कौन थे? वहाँ पर जो शेखर विहार में जो खेती करते थे और जो भिक्षु थे, जिस बौद्ध भिक्षु थे, उसका नाम था नमसे, जो वहाँ जागीरदार था और जो
भिक्षु जागीर की देखभाल के लिए था, उसका नाम था नमसे। तो कहता है हमने सेकर विहार में नमसे से विदाई लेकर हम पर चल पड़े। कहा कि मैं तो चाहता था कि सुमति 2-3 दिन में आएगा, लेकिन क्या हुआ कि जो सुमति था वह जल्दी ही आ गया उसी दिन, लेकिन जो मेरा मन था वह तो बिल्कुल पोथियाँ पढ़ने में लगा हुआ था। तो यहाँ पर जो है बेटा पाठ हमारा समाप्त होता है और हम थोड़ा-सा इसके बैक एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं कि क्या है हमारा बैक एक्सरसाइज में क्या रहेगा क्वेश्चंस। वैसे अगर हमने अगर लेसन अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो हमें जो क्वेश्चन आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक बार रचना और अभिव्यक्ति के क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि रचना और अभिव्यक्ति में हमारा क्या है। तो ये देखिए रचना, क्योंकि बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन बेटा हमारे सारे लेसन से ही रिलेट हैं, अभिव्यक्ति देख लेते हैं क्योंकि जो ईएचएसएसएम है उसमें कहीं से भी आपका क्वेश्चन डाला जा सकता है। जैसे आपका जो ईएचएसएसएम होगा 50 मार्क्स का होगा और आपका आपने जो है 1 क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन होंगे उन पे टिक करना है। गूगल फॉर्म में आपका टेस्ट होगा तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डल सकता है। तो एक बार हम जो है रीड कर लेते हैं। कॉपियाँ तो आपने बनाई ही हुई हैं, राइट तो करना नहीं है बच्चों, लेकिन जिन्होंने नहीं बनाई हुई वे अपना बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी राइट करेंगे। तो सुमति के यजमान पर अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं के बारे में बता सकते हैं कि जो सुमति था वो किस प्रकार का व्यक्ति था। तो जो सुमति है इस क्षेत्र के लोगों से अच्छी प्रकार से परिचित था। परिचित क्या होता है? जान पहचान। वहां के लोग भी सुमति का आदर करते थे। सुमति अपने यजमानों के लिए बोध गया के वस्त्रों के गंडे लेकर आते थे। ताबीज, बोध गया से वहां से वस्त्रों के ताबीज लेकर आते थे। वे व्यवहार कुशल, मृदुभाषी, मृदु मीठा बोलने वाले, अच्छे सहयात्री और अक्षणे रुष्ठा अक्षणे तुष्टा, वही अक्षण भर में रूठ जाते हैं और अक्षण भर में मान जाते हैं, स्वभाव के व्यक्ति थे। अक्षणे रुष्ठा अक्षणे तुष्टा। लेखक लंगकोर का मार्ग भूल जाता है तो देर से पहुंचने पर सुमति जो है लेखक पर क्रोधित हो जाते हैं, परंतु जल्दी ही समझाने पर शांत हो जाते हैं। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। अभी अभी हमने लाइन पढ़ी थी। उक्त कथन के आधार पर हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित है अनुचित कि क्या कोई हमारी पर्सनैलिटी को, इस वेशभूषा को और हमारे व्यवहार की तरह तय करता है हमारे आचार व्यवहार के बारे में। तो आपकी सोच समझ से यह उचित है या अनुचित है? तो है हमारी समझ की उचित नहीं है कि किसी की वेशभूषा के आधार पर ही हम उस व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा बना लें। सीधी-सीधी और स्वच्छ वेशभूषा वाला व्यक्ति भी अच्छा एवं संस्कारी हो सकता है, यह आवश्यक नहीं कि बहुत अधिक कीमती धारण करने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ बन जाता है। तो हम जो है इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि बेटा कीमती वस्त्र धारण करने वाला भी एक अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन एक सिंपल सी वेशभूषा धारण करने वाला भी एक अच्छा और संस्कारी व्यक्ति हो सकता है। महात्मा गांधी देखिए अब सामान्य सी वेशभूषा धारण करते थे और देश को जो है अहिंसा से उन्होंने स्वतंत्र करवाया। और लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, जो भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन वेशभूषा बहुत ही साधारण थी। इसलिए किसी की वेशभूषा के आधार पर यानी कि कपड़ों के आधार पर देखकर हम उसके बारे में जो है उसके व्यवहार के बारे में नहीं कह सकते। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। यात्रा वृतांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक दशा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए कि जो तिब्बत है वहां की जो भूमि है, भूगोल है, वो किस प्रकार का है। क्या है वहां पर? पहाड़ हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं, क्या है वहां पर? किस प्रकार की मिट्टी है, किस प्रकार की भूमि है।
तो तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत ही दुर्गम है। दुर्गम मीन्स कठिन, कि जो तिब्बत की ओर मार्ग जाता है वह बहुत ही कठिन है। वहां के डांडे सबसे अधिक खतरे के स्थान हैं। जब वहां जो डांडे हैं ऊंचे टीले, तो वो जो है सबसे खतरे के स्थान है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित डांडा थोंगला पार करना ही बहुत ही कठिन है। कि समुद्र तल से जो है डांडा 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर है, और उसे पार करना जो है बहुत ही कठिन है। इनके दोनों ओर दूर दूर तक कोई गांव नहीं होता। जो डांडा थोंगला है उसे पार जब करते हैं तो डांडा के आसपास कोई भी गांव नहीं होता। यहाँ एक ओर हिमालय पर्वत की बर्फ से ढकी हजारों चोटियां, तो दूसरी ओर बर्फ और हरियाली से रहित नंगे। तो कहता है यहाँ पर क्या है तिब्बत में, कि एक ओर हिमालय पर्वत की चोटियां भी हैं बर्फ से ढकी हुई, तो दूसरी ओर बर्फ और हरियाली से रहित बिल्कुल नंगे पर्वत भी हैं, जहां पर न तो हरियाली है और ना ही वहां पर बर्फ गिरी हुई है। तो कहीं कहीं कम बर्फ से ढकी हुई पर्वत की चोटियां हैं। यात्रा पैदल अथवा घोड़ों पर की जाती है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ की जो भौगोलिक दशा है, जैसे क्या कहा है लेखक ने, वहां की दशा आपके राज्य से, शहर से किस प्रकार भिन्न है। तो जैसे हमारे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर हमारा जो माहौल है वहां से किस प्रकार भिन्न है, वो तुलना जो है आप करेंगे अपने क्षेत्र से। जो है डांडे के या तिब्बत की यात्रा के बारे में जो भी आपने पढ़ा है, इन दोनों की तुलना करेंगे। कि जैसे हमारे यहाँ पर बहुमंजिला मकान है, हर तरफ बस्तियां हैं, और ना ही हमारा जो इलाका है वो पर्वतीय स्थल है, बल्कि क्या है, हमारा जो इलाका है वो समतल मैदानों वाला है। जो हमारे यहाँ पर हम अगर अपने एरिया से तुलना करते हैं, तो हमारी जो भूमि है वो समतल है, उपजाऊ है। यहाँ पर हर प्रकार की जो है खेती की जाती है। लेकिन जो तिब्बत है वहां पर जो इलाका है वो कैसा है, पहाड़ी पहाड़ है, वहां पर पर्वत है वहां पर, और जो है बड़े बड़े जो वहां पर टीले बने हुए हैं जिन्हें डांडा कहा जाता है। और डांडे सी पर चढ़ाई करना जो है बहुत ही खतरनाक है। और तिब्बत की ओर जो जाने वाला मार्ग है वह भी बहुत दुर्गम है, लेकिन हमारे यहाँ इस प्रकार की कोई भी जो है समस्या नहीं है। हमारे यहाँ जो है रास्ते सही बने हुए हैं, साफ सुथरे हैं, पक्की सड़कें हैं, और न ही जो है वहां की तरह घने वन है जहाँ पर जो है चोर डकैत वगैरह छुपे रहते हैं। और वहां पर जैसे हथियार का कानून नहीं है, हमारे यहाँ पर तो हथियार का कानून है। तो ये था डिफरेंस दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपने भी किसी स्थान की यात्रा की होगी ना। तो यात्रा के दौरान अपने अनुभव लिखकर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आप लिखेंगे कि आपने कहाँ की यात्रा की है, और उस यात्रा का जो अनुभव रहा है वह आपका कैसा रहा है। ये सब अपनी अपनी यात्रा के बारे में लिखेंगे कि किस प्रकार की यात्रा आपकी रही है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, तो कहता है यात्रा वृतांत गद्य साहित्य की एक विधा है। देखिए बेटा, दो विधा है आपकी, गद्य विधा और पद्य विधा। तो पद्य में क्या होता है, कविताएं होती हैं हमारी, जिसे हम लय के साथ गा सकते हैं। और दूसरा गद्य में हमारी बहुत सारी जो है साहित्यिक विधाएं आती हैं, जैसे निबंध है, कहानी है, डायरी है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। तो बहुत सारी विधाएं हैं गद्य साहित्य के अंदर। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा उनमें किन मायनों से अलग है।
अब देखिए जैसे हम अपनी पुस्तक अगर देखते हैं, तो इसपे जो है किस प्रकार की जो है विधाएँ हैं आपने पढ़ी हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम हमारा इसमें है 2 बैलों की कथा। हमने कहानी पढ़ी, ठीक है? तो हमारी इस पुस्तक में क्या है कहानी भी है, निबंध भी है, ठीक है? और संस्मरण भी है, यात्रा वृत्तांत भी है। यात्रा वृत्तांत जो है इन सभी विधाओं से इस प्रकार अलग है कि इसमें यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने अनुभवों के साथ-साथ अतिरिक्त जो है वह उस स्थान की भौगोलिक कहता है कि वहाँ की जानकारी भी देता है। इसमें जो कहानी जैसी रोचकता के साथ संस्मरण सा आँखों देखा हाल भी प्राप्त होता है। तो बच्चों आज का लेसन हमारा समाप्त होता है और बहुत अच्छे से आपने थोरोली इसकी तै